हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी यानी भूगोल के फर्स्ट पेपर फिफ्थ सेमेस्टर का जो जियोग्राफी है उसका जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है रीजनल जियोग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल, हिंदी में बोले तो प्रादेशिक भूगोल। तो इसके यानी कि प्रादेशिक भूगोल के सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल इसमें 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट में से हमने इससे पहले मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर जो रीजनल जियोग्राफी है इसके फिफ्थ यूनिट को यानी कि यूनिट 5 को आज हम पढ़ेंगे। बाकी के जितने भी यूनिट है उनकी हम वीडियो जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 में पढ़ना क्या है? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकसित, ये विकसित क्या होता है? विकसित की अवधारणा, विकासशील और अविकसित, ये तीन चीज़ें हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित की अवधारणा। तो इन्हीं सब चीज़ों के विषय में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे एग्जाम में ज़रूर प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा। तो ये मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आना ही तय है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं सतत विकास होता क्या है। सतत विकास आखिर क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसे हम कैसे, इसके उपाय क्या हैं। तो इन सब चीज़ को हम देखते हैं। तो सतत विकास एक ऐसी दूरदर्शी योजना होती है, एक ऐसी दूरदर्शी योजना है जो मानव विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के समावेश से विकास का आवाहन करती है, उसे सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास। क्या, फिर से देखते हैं कि सतत विकास जो होता है एक ऐसी दूरदर्शी योजना होती है, एक ऐसा दूरदर्शी योजना है जो मानव विकास, आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के समावेशों में विकास का आवाहन करती है, तो उसे हम सतत विकास कहते हैं। आगे हम इसी में देखते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जो भविष्य में पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकता है उसको पूर्ति करती है या पूरा करने पर जोर देती है। तो सतत विकास का महत्व ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमने देखा सतत विकास क्या है कि एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से कि एक लंबे समय के पश्चात भी आर्थिक जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का आवश्यकताओं को ध्यान में रख के, पीढ़ी की जो आवश्यकता है आने वाले भविष्य में उस सबको ध्यान में रखते हुए वर्तमान की भी आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसे ही सतत विकास कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सतत विकास का महत्व क्या है, सतत विकास का किस तरीके से महत्व है। तो सतत विकास हमें पर्यावरण को संरक्षित करने, जैव विविधता की रक्षा करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, गरीबी है उसको उन्मूलन करने में, सामाजिक समावेशित को बढ़ावा देने और दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अनुमति देती है। तो जो सतत विकास का जो महत्व है किस तरीके से है कि सतत विकास का महत्व हमें पर्यावरण को संरक्षित करने, जैव विविधता की रक्षा करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासों को बढ़ावा देने की अनुमति देती है। ठीक है, या यदि हम उनका आर्थिक रूप से हम यदि उस चीज़ का उपयोग करें तो विकास के लिए हमारी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास पर्याप्त साधन होगा या साधन है। अगर हम इस चीज़ का यानी कि जो आर्थिक विकास हो रहा है इस चीज़ को हम सही तरीके से इसका उपयोग करें, आर्थिक विकास के रूप में सही तरीके से इन चीज़ों का उपयोग करें जो संसाधन है, तो विकास के लिए हमारे पास वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है पृथ्वी पे। तो उसी संदर्भ में सतत विकास का महत्व है। आगे हम देखते हैं सतत विकास का लक्ष्य क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, यानी कि इसका लक्ष्य क्या है, इसे देखते हैं। तो सतत विकास का लक्ष्य हमारी दुनिया को बदलना है, हमारी दुनिया जो है उसको बदलना है, उसके सोच को बदलना है, उसकी योजनाओं को बदलना है, वे गरीबी और असमानता को समाप्त करने, यानी कि जो सतत विकास है वो गरीबी असमानता को समाप्त करने, ग्रहों की रक्षा करने और सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही का आह्वान करते हैं कि सभी लोग स्वास्थ्य, न्याय और समृद्धि का आनंद लें। ठीक है, तो इस तरीके से एक सतत विकास का लक्ष्य होता है कि जो भी यानी कि पृथ्वी यानी कि सतत विकास का जो लक्ष्य है दुनिया को बदलना है कि जो भी गरीबी है, असमानता है उसको समाप्त किया जाए, ग्रह जो है उसकी रक्षा की जाए। इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई का आह्वान करते हैं और इस सबसे सभी लोगों के स्वास्थ्य, न्याय और समृद्धि का आनंद ले पाएंगे। तो इस तरीके से इसका लक्ष्य है। आगे हम देखते हैं सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे हम देखते हैं। तो सतत विकास की आवश्यकता में पहला देखते हैं गैर प्रदूषणकारी नवीनीकरण ऊर्जा प्रणालियों का विकास। तो सतत विकास की आवश्यकता हम देख सकते हैं कि अगर हम गैर प्रदूषिकारी जो नवीकरणीय ऊर्जा जो प्रणालियों का विकास किया जाए तो उससे क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प हो पाएगी। उसकी एक आवश्यकता यानी कि आवश्यकता है किसके रूप में, यानी कि सतत विकास के रूप में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। यानी कि ऐसे लाने चाहिए उपकरण जो प्रदूषणकारी ना हो और नवीकरणीय हो, उन्हें यानी कि बार बार यूज किया जा सके, ऐसी यानी कि इस तरीके से प्रणालियों का विकास करना चाहिए। जैसे कि जनसंख्या स्थितीकरण, तो इसकी भी आवश्यकता है कि जनसंख्या को स्थित किया जाए, इसकी जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है तो उस
उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। आगे हम देखते हैं इसी में तीसरा जो है आवश्यकता, एकीकृत भूमि उपयोग योजना, यानी कि एकीकृत जो भूमि योजना है इसके अंतर्गत योजना होनी चाहिए कि किस तरीके से फसल का या फिर भूमि का उपयोग किया जाए उस चीज़ के विषय में। इसी तरीके से स्वस्थ फसल भूमि तथा घास का मैदान, इसकी भी आवश्यकता है। स्वस्थ फसल होनी चाहिए, एकदम एग्रीकल्चर जो है, जो फसलों का उत्पादन हो एकदम यानी कि स्वस्थ रूप में हो। आगे देखते हैं जैविक जो विविधता का संरक्षण करना, जैविक जितनी भी विविधता है उस चीज़ को संरक्षण करना, उसको बचाना। जल तथा वायु में प्रदूषण का नियंत्रण, तो जल तथा वायु में प्रदूषण का नियंत्रण करना चाहिए। इसी तरीके से और भी जो आवश्यकताएं हैं, कचरे और अवशेषों का पुनर्चक्रण होने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता है जिससे कि सतत विकास हो सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों में सतत विकास की आवश्यकता है और इन्हीं सब के माध्यम से वो सतत विकास में हेल्प हो पाएगा। आगे हम और चीज़ें देखते हैं सतत विकास से ही संबंध। अब हम देखते हैं सतत विकास के लिए उपाय कौन कौन से हैं। तो सतत विकास के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो विकास और पर्यावरण की समस्याओं को समग्र रूप में समस्त मानव जाति के हित में सुलझाने का प्रयास किया जाए। सतत विकास के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। जैसे कि पहला जो है जनसंख्या वृद्धि। तो हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या यानी कि सतत विकास की जो सबसे बड़ी बाधा है वो जनसंख्या वृद्धि ही है। तो सतत विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है जनसंख्या वृद्धि है, इसे नियंत्रण में लाया जाए। आगे हम देखते हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग। जो प्रौद्योगिकी है उस चीज़ का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि वो सतत विकास में हेल्प हो पाए। तो उसमें कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि पहला, सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन करना आवश्यक है तभी कुछ सुधर पाए। जैसे कि प्रौद्योगिकी सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक सरल होनी चाहिए और ऊर्जा की कम खपत हो, ऊर्जा जो हो उसकी कम खपत हो। इसी तरीके से इसी में देखते हैं कि कम पूंजी निवेश हो, यानी कि ऐसा यानी कि जिसमें पूंजी कम निवेश हो, खर्च कम करना पड़े। आगे हम देखते हैं रख रखाव पर कम व्यय करना पड़े, ऐसा चीज़ों का उपयोग करो, ऐसे प्रौद्योगिकी का उपयोग। आगे हम इसी में देखते हैं इसमें स्थायी संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में वह प्रौद्योगिकी या उद्योग हो रहा है वहाँ के स्थानीय जो संसाधन है उन्हीं चीज़ों का उपयोग करें ताकि जिससे उस क्षेत्र का भी सतत विकास हो पाए। तो इस तरीके से स्थानीय संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। आगे हम देखते हैं जो इसी में जो अन्य उपाय हैं संरक्षण के क्षेत्र में कैसे हम कर सकते हैं। तो सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और उनको बढ़ाने का प्रयास भी आवश्यक है, यानी कि जो चीज़ है उस चीज़ का संरक्षण करना और उसको बढ़ाने का भी प्रयास करना, ये एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसके माध्यम से सतत विकास देखने को मिल सकता है। आगे हम देखते हैं जो संसाधनों का नियंत्रित दोहन करना, जितने जो भी संसाधन है प्राकृतिक रूप में या जो भी संसाधन है उनका नियंत्रित रूप में दोहन किया जाए, तभी हम आने वाले भविष्य के लिए संसाधन को बचा पाएंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में भी हम लगातार विकास कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं इसमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपाय है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण लाया जाए। आगे देखते हैं इसी में अर्थतंत्र की पुनर्संरचना, जो अर्थतंत्र है उसका पुनर्संरचना करना चाहिए, यानी कि किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है उस चीज़ का नियंत्रण या फिर उस चीज़ का पुनर्स्थापना करना चाहिए, उसमें जहाँ जहाँ कमी हो उसको सुधारना चाहिए सतत विकास की दृष्टि से। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं में संतुलन लाना चाहिए। तो जो आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक है या पर्यावरणीय, ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ यानी कि संबंधित हों और वो अपनी आवश्यकताओं में संतुलन को लाएं, यानी कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आर्थिक विकास जो पर्यावरण के सापेक्ष होना चाहिए, उसमें आपस में संतुलन बना होना चाहिए। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं सतत विकास के लिए पुनर्संरचना या पुनर्रचना जो है, तो सतत विकास के लिए पुनर्रचना किस तरीके से किया जा सकता है उसके विषय में आगे हम देखते हैं। सरकार द्वारा नीति निर्धारण, यानी कि कई सारे ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसके मदद से यानी कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाने की व्यवस्था हो, जिससे कि वे पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से डरें। तो इस तरीके से सरकार द्वारा नीति निर्धारण यानी कि नीतियां बनानी चाहिए, जिसमें सतत विकास के लिए सरकार द्वारा भी प्रयास होने चाहिए। सरकार द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से हमने देखा सतत विकास के जितने भी उपाय थे उस चीज़ को देखा, एक यानी कि सभी उपाय को हमने देखा। अब हम आगे और देखते हैं, मतलब कि सतत विकास से जो भी चीज़ें थी वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं विकसित देश क्या होते हैं, इसके विषय में पढ़ते हैं। विकसित देश की अवधारणा क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए, तो विकसित देश क्या होता है। विकसित देश ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों की प्रति आय अधिक होती है। क्या होती है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। देश के सरल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है और उच्च तकनीकियां होती हैं, उच्च तकनीकी विकास होता है। लोगों का जो जीवन स्तर होता है उच्च स्तर का होता है। देश की आधारभूत संरचना विकास बहुत अच्छी होती है। क्या होता है, अच्छा होता है। तो विकासशील देश ऐसे देश होते हैं जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। देश के सरल घरेलू उत्पाद का स्तर जो होता है वो उच्च होता है तथा उच्च तकनीकी का विकास हुआ होता है। लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है और देश के आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से विकास देश की एक प्रकार की संकल्पना है या अवधारणा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी में विकास यानी कि विश्व के प्रमुख जो विकसित देश हैं यानी कि डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनके यानी कौन कौन से हैं, तो उसे देखते हैं। तो विश्व के प्रमुख जो देश हैं, विकसित देश हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्वे, अमेरिका है, इसमें ब्रिटेन है, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड,
ये इस तरीके से विश्व के विकसित देश हैं। कुल इतने ही विकसित देश अभी के वर्तमान समय में। तो नार्वे, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से इनके विश्व के प्रमुख विकसित देशों के नाम रहे। आगे हम और चीज़ें देखते हैं विकसित देश के विषय में। तो विकसित देश की जो विशेषताएं होती हैं उसे हम देखते हैं। विकसित देश में क्या होता है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है। यहाँ पर उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, बड़े सेवा क्षेत्र सहित विविध औद्योगिक यानी कि मिश्रण होता है, यानी कि जो विविध सेवा क्षेत्र सहित बड़े बड़े विविध औद्योगिक मिश्रण पाया जाता है इसमें। आगे हम देखते हैं एक विकसित वित्तीय प्रणाली होती है, एक विकसित वित्तीय प्रणाली होता है। और इसमें देखते हैं एक अच्छी तरह से विकसित शैक्षणिक व्यवस्था होती है। यहाँ पर एक शैक्षणिक जो प्रणाली है वो अच्छी तरीके से विकसित हुई होती है इसमें। आगे हम देखते हैं और जन्म के समय लंबी जीवन प्रत्याशा वाले लोग होते हैं। तो जन्म के समय लंबी जीवन प्रत्याशा वाले लोग होते हैं। तो इस तरीके से विकसित देश की अगर आपसे पूछा जाए विशेषता बताइए, तो यहाँ पर उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, बड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं बड़े बड़े उद्योग विद्यमान होते हैं। यहाँ की जो विकसित वित्तीय प्रणाली होती है, एक विकसित वित्तीय प्रणाली होती है, अर्थव्यवस्था होती है, एक अच्छी तरह से विकसित शिक्षा प्रणाली होती है। यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं विशेषताएं। आगे हम और चीज़ें देखते हैं विकसित देश के विषय में। तो विकसित देशों में जीवन स्तर जो होता है बेहतर गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं का बेहतर सेट और सामान्य तौर पर बेहतर उत्पाद और सेवाएं हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि विकसित देशों में जीवन स्तर बेहतर होता है। जीवन स्तर जो होता है वो बेहतर गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं का बेहतर सेट होता है, सेट और सामान्य तौर पर बेहतर उत्पाद और सेवाएं हैं। तो इस तरीके से हम देख सकता हूँ कि विकसित देश के विषय में। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। विकसित देश में प्रारंभ से ही प्रादेशिक नियोजन जो होता है, प्रादेशिक नियोजन स्थानीय संसाधनों के समान रूप में उपयोग पर बल देता है। इससे स्थानीय स्तर पर समाज के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रादेशिक नियोजन क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर, यानी कि जो क्षेत्रीय असंतुलन था, जब इस यानी कि प्रादेशिक नियोजन के तहत स्थानीय जो संसाधन थे वहाँ पर हर एक जगह पर समान रूप से बल दिया गया, तो वहाँ पर जो असंतुलन था वो एक तरीके से क्षेत्रीय असंतुलन वो समाप्त होते गया और उचित और चौमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि ये जो चीज़ है क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर उचित और चौमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए प्रादेशिक नियोजन की सभी देशों को ज़रूरत होती है। तो विकसित देश के लिए एक जो प्रादेशिक नियोजन की व्यवस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि विकसित देश होने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं विकासशील देश क्या होता है। विकासशील देश क्या होता है। तो विकासशील देश प्रायः उन देशों या क्षेत्रों को कहा जाता है जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय स्तर उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी यूरोपीय देशों के स्तर से कम होता है। ठीक है, स्तरों से कम होता है। यानी कि विकसित देशों के प्रति व्यक्ति आय से यहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति का जो आय होता है वो कम होता है। आगे हम देखते हैं इसी में जो विकासशील देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी के परिणाम औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर लागू नहीं किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास है इसका परिणाम जो औद्योगिकीकरण और कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि ये विकासशील होता है। तो यानी कि बड़े बड़े स्तर पर ये नहीं हो पाता है, लेकिन बड़े स्तरों की ओर करने का प्रयास करता रहता है। धीरे धीरे वो विकसित होने का प्रयास करता है। आगे हम देखते हैं एक विकासशील देश एक संप्रभु राज्य है। एक विकासशील देश एक संप्रभु राज्य है जिसका औद्योगिक आधार कम विकसित होता है, जिसका औद्योगिक जो आधार होता है वो कम विकसित होता है और अन्य देशों की तुलना में मानव विकास सूचकांक कम होता है। एंड विकसित देशों की तुलना में मानव विकास सूचकांक कम होता है विकासशील देशों का। आगे हम देखते हैं इसी में विश्व के प्रमुख विकासशील देश कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। तो विश्व के जो प्रमुख विकासशील देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कुछ हम नाम देख लेते हैं, जैसे कि चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिणी अफ्रीका, सऊदी अरब, नाइजीरिया आदि कई सारे देश इसमें विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। हम देखते हैं उसके बाद देखते हैं विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएं। विकासशील देशों की कौन कौन सी प्रमुख जो समस्या है उसे देखते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। यानी कि किसी भी देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो सरकार जो जिसकी होती है वो हमेशा बदलती रहती है कई सालों में, यानी कि जब भी चुनाव होता है सरकार बदल जाती है। तो इस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता रहने के कारण कहीं ना कहीं विकासशील देशों की ये समस्या होती है विकसित होने में। तो आर्थिक आधार का कमजोर होना, जो आर्थिक आधार है वो कमजोर होना। इसमें और देखते हैं संसाधनों का अविकसित अवस्था में होना, यानी कि विकसित अवस्था में ना होना। जैसे कि संसाधन तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो तो वो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा होना। आगे हम देखते हैं तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समस्या की दृष्टि से। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्नों पर भार
खाद्यान्न जो है उन पर भार की अधिकता होना। इसी तरीके से और देखते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप कभी भी आ जाता है, तो ये भी एक विकसित देश होने में बाधा बनाए रहता है विकास। आगे हम प्रादेशिक नियोजन हेतु आवश्यक संस्थागत ढांचे का अभाव होना। तो प्रादेशिक नियोजन के हेतु आवश्यक संस्था ढांचे का अभाव होना। तो इस तरीके से जो विकासशील देश की प्रमुख समस्याएं हमने देखा कि राजनीतिक अस्थिरता जो है और राजनीतिक आर्थिक आधार का कमजोर होना, संसाधनों का विकसित न होना, संसाधन जो विकसित नहीं होते, आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्नों पर भार की अधिकता, प्राकृतिक उत्पाद जो भी है, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, उत्पाद यानी कि बाढ़, तो जैसे कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि, और इसी तरीके से प्रादेशिक नियोजन हेतु आवश्यक संस्थागत ढांचे का अभाव होना। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। विकसित और विकासशील देश में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो विकसित और विकासशील देश में अंतर क्या है? तो एक विकसित देश औद्योगिकीकृत होता है। क्या होता है? औद्योगिकीकृत होता है, जिसमें जीवन की उच्च गुणवत्ता, विकसित अर्थव्यवस्था और कम औद्योगिकी राष्ट्र के सापेक्ष उन्नत तकनीकी अवसंरचना होती है। जबकि विकासशील देश में जो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में है या पूर्व औद्योगिक और लगभग पूरी तरह से कृषि प्रधान है। तो जो विकसित देश होता है उसमें क्या होता है, वो पूर्ण रूप से औद्योगिकीकरण पर निर्भर होते हैं, वहाँ की जीवन स्तर उच्च होता है, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, वहाँ की विकसित अर्थव्यवस्था होती है, और औद्योगिक जो है यानी कि कम औद्योगिक राष्ट्र की सापेक्ष उन्नत तकनीकी अवसंरचना होती है। जबकि विकासशील देश में जो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में है, ठीक है, जो औद्योगिकीकरण यानी कि वो औद्योगिकीकरण करने का प्रयास कर रहा है या पूर्व औद्योगिक और लगभग पूरी तरह से कृषि प्रधान है। तो इस तरीके से हमने विकसित और विकासशील देश में अंतर देखा। आगे हम देखते हैं जो अगला है इसी में विकासशील देश के रूप में चीन की प्रादेशिक नियोजन। तो चीन की प्रादेशिक नियोजन के विषय में देखते हैं। तो चीन में विकास नियोजन जो है, चीन में स्थापित साम्यवादी शासन के अधीन आर्थिक विकास का आरंभ पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किया गया। यानी कि चीन में किस तरीके से विकास नियोजन प्रारंभ किया गया, तो सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में ही प्रारंभ किया गया। इसमें देखते हैं कैसे, तो नई ग्रामीण नीतियों की मुख्य विशेषताएं उसमें जो थी यानी कि चीन के विकास नियोजन में, तो स्थानीय दशाओं का महत्व दिया गया, खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि की गई, कृषि का विविधीकरण किया गया, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण और उत्पाद आधिक्य का विवरण और औद्योगिक विसरण या फिर ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया गया। इस तरीके से यानी कि औद्योगिकीकरण का यानी कि चीन के विकास नियोजन में जो ग्रामीण यानी कि नई ग्रामीण नीतियाँ थी उनकी मुख्य विशेषताएं इस तरीके से थी। आगे हम देखते हैं नाइजीरिया के प्रादेशिक नियोजन कैसे थे। तो नाइजीरिया के प्रादेशिक नियोजन किस तरीके से थे, तो प्रादेशिक विकास नियोजन की स्थिति, जो प्रादेशिक विकास के नियोजन की स्थिति, इसमें नाइजीरिया में प्रादेशिक नियोजन जो नीति के अंतर्गत जैसे कि कृषि विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास, प्रादेशिक विकास, इन सभी विकास पर ध्यान दिया गया और एक नए तरीके से मतलब इन सब पर एक प्रादेशिक नियोजन की दृष्टि से अलग अलग नियम कानून बनाए और इनके विकास पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। अब हम देखते हैं अविकसित देश क्या होता है। इससे पहले हमने विकसित और विकासशील पढ़ चुका है। अब देखते हैं अविकसित देश। जो देश अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री उत्पाद करने में असमर्थ हो, यानी कि पर्याप्त सामग्री उत्पाद करने में असमर्थ हो, उसे अविकसित माना जा सकता है। वहीं जो विकसित देश होते हैं वे आवश्यकता से अधिक उत्पाद करते हैं। तो जो अविकसित देश होते हैं वे अपनी ही जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए वो उत्पादन नहीं कर पाते हैं, उसमें असमर्थ होते हैं। जबकि यहीं पर विकसित देश जो होते हैं वो आवश्यकता से भी ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं कि अविकसित देश की क्या कंडीशन है, इसकी अवधारणा क्या है। तो अविकसित देश में यानी कि अपनी ही जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें अविकसित देश माना जा सकता है। आगे हम देखते हैं ऐसे देश जो आधुनिक सामग्री सामाजिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो आधुनिक सामग्री या सामाजिक प्रौद्योगिकी है उनका उपयोग करने में वे असमर्थ हैं, तो ऐसे देश को हम अविकसित देश कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसी में अविकसितता के कारण क्या है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो अविकसित हो जाते हैं देश। तो इसमें देखते हैं निम्न प्रति व्यक्ति आय जो है, तो प्रति व्यक्ति बहुत कम ही कमाता है, पूंजी की कमी होना, विकास की उत्पादन क्षमता, ठीक है। आगे हम देखते हैं कम उपयोग की गई जनशक्ति यानी कम उपयोग की गई जनशक्ति और प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पर उन चीज़ों का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ की जो देश होगा अविकसित ही होगा। आगे देखते हैं विकास के सामाजिक आर्थिक निर्धारकों में खराब आधार, यानी कि जो
विकास के लिए जो सामाजिक आर्थिक जो निर्धारक होते हैं उनमें जो जो उस देश का जो निर्धारक है वो खराब स्थिति में खराब आधारों पर निर्भर है, तो इसलिए वो अविकसित देश, उसका विकास ही नहीं हो पाता। निम्न मानव विकास सूचकांक, तो जब मानव विकास सूचकांक कम होगा तो वास्तविकता में वो अविकसित ही देश होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं उत्पादन की रूढ़िवादी अकुशल अकुशल पारंपरिक तकनीकी। तो जो उत्पादन की जो रूढ़िवादी परंपरा या अकुशल जो पारंपरिक तकनीकें हैं उनका ही उपयोग करना, आधुनिक जो सामग्री उनका उपयोग न करना, इस कारण से भी देश अविकसित रह जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा देश यानी कि अविकसित से संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन्हें देखा। विकसित से यानी कि विकसित देश की जो अवधारणा से संबंधित है जितनी भी चीज़ें थी, और विकासशील देश से भी जितने भी इंपॉर्टेंट, तो इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ा। सतत विकास से संबंधित जितने भी चीज़ें थी, उसके बाद विकसित देश से, फिर अविकसित देश से और विकासशील देश, ये 4 चीज़ें पढ़ा। इनमें से कोई ना कोई जरूर प्रश्न बनेगा, आप देख एग्जाम में इससे जरूर प्रश्न बनेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो हम जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।